हेलो। मैं अभिषेक श्रीवास्तव। आज ये हमारा फोर्थ क्लास है। फोर्थ क्लास में हम मेजरमेंट के ऊपर बात करेंगे। हमने पिछले क्लास में फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के ऊपर बात किया था। आज का टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट बोलते किसको है? हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में हम क्या देखते हैं, छोटी सी छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, हम उसको मेजरमेंट करते हैं। जैसे आपको अगर सोना खरीदना है तो भी आप नाप तौल के ही लेते हैं। बाजार से सब्जी खरीदना है तो भी आप नाप तौल के ही लेते हैं। जमीन खरीदना है तो भी नाप तौल के लेते हैं। पढ़ाई करना है तो भी आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं जो हमको 2 घंटा पढ़ना है या 3 घंटा पढ़ना है। तो यहाँ हर वो चीज को तो आप नाप ही रहे हैं। अगर हम बोलते हैं ये मेजरमेंट है क्या, तो मेजरमेंट कुछ भी नहीं, बहुत ही बेसिक है। हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, इस ऑब्जेक्ट को मेजर करना है, तो आप कैसे करेंगे? ऐसे ही अगर हम इसको हाथ पे रखेंगे तो क्या आप बता पाएंगे जो ये कितना ग्राम है? नहीं बता पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को लाना होगा और उस ऑब्जेक्ट से आप कंपेयर करेंगे जो इस ऑब्जेक्ट से ये मार्कर कितना ज्यादा भारी है या कितना ज्यादा हल्का है। तो सबसे फर्स्ट में हम क्या करते हैं, हम कंपेयरिंग करते हैं। एक क्वांटिटीज को हम दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ सेम यूनिट का होना चाहिए। जैसे अगर मास मेजरमेंट करना है तो इसके मास के साथ ही आप कंपेयर करेंगे ना, इसके लेंथ के साथ तो नहीं करेंगे। तो सेम यूनिट होनी चाहिए। तो एक तो कंपेयरिंग हो गया, दूसरा हमारे पास स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, हम ये कप के साथ तो ये मार्कर को मेजरमेंट कर लिए, लेकिन आप ये बताइए ये कप दुनिया में कितने लोगों के पास होंगे जो हाँ वो मानेंगे, जो हाँ हम आज से हम इसी कप को हम मान लेते हैं ये जितना ग्राम होगा, जितना केजी होगा, उसी से हम मेजरमेंट करें। ये लॉजिकल नहीं। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है जो दुनिया में कितने सारे लोग उस चीज को एग्री करते हैं, जो हाँ हम अब इसको स्टैंडर्ड मानेंगे और इसी से सारी चीज हम मेजरमेंट करें। तो एक स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। स्टैंडर्ड होने के लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में है तो हम उसको स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई आदमी अगर 1 करोड़ रुपया एक साल में कमाते हैं और कोई आदमी 5 लाख रुपया एक साल में कमाते हैं, तो 1 करोड़ रुपए कमाने वाले जो लोग हैं उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ और होगा, और वो 5 लाख कमाने वाले जो लोग हैं उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ और होगा। तो क्या वो 5 लाख वाले आदमी वो 1 करोड़ वाले आदमी से कंपेयर कर पाएंगे क्या? मतलब उसकी स्टैंडर्ड के हिसाब से ये चल पाएंगे क्या? नहीं ना चल पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड हम बताने के लिए हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट में मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स अ कंपैरिजन ऑफ इट्स सम रेफरेंस। जो हम एक रेफरेंस लेते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं और उसी को हम यहाँ यूनिट बोलते हैं। एक ऐसा स्टैंडर्ड जो किसी भी कंडीशन में वो चेंज ना हो। कोई भी कंडीशन, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी कोई दिक्कत ना होनी चाहिए उसको। अगर प्रेशर को हम बढ़ा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी कंडीशन में वो चेंज नहीं होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल यूनिट, ये जो है एकदम वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये इतना प्रिसाइज होना चाहिए जो इसमें कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। सपोज अगर ये इस मार्कर को हम बोलते हैं आज से हम इसको वन स्टैंडर्ड मानेंगे, तो फिर क्या होगा, आप इससे जमीन तो मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है कर लिए, लेकिन कल के दिन में ये मार्कर जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ये मार्कर की जो है लेंथ हमारे पास कम हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है जो मार्कर 100 साल तक रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो ये जो है इसकी लेंथ कम हो सकती है। केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे अगर रॉड अगर ले ले तो रॉड को अगर हम नाप लेते हैं और उसे बाहर छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, रस्ट लग जाते हैं, तो धीरे धीरे उसकी लेंथ में कमी आ जाती है। तो आज से 100 साल के बाद अगर उस जमीन को अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो वहाँ हमारे पास वो जमीन छोटी हो जाएगी। तो यहाँ बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन होगी।
एक और एग्जांपल ले सकते हैं, इतना डिफाइंड होना चाहिए, इतना वेल डिफाइंड होना चाहिए जो कहीं भी हमारा कोई प्रॉब्लम ना हो। सपोज हम अगर एक रॉड बनाते हैं, हम बोल देते हैं जो ये रॉड को हम आज से 1 मीटर मानेंगे, लेकिन उसी रॉड को अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से अगर ट्रैवल करा देंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसके पास लेंथ में कमी आ जाएगी। इसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। आप प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और वहां पे क्या होती है, ट्रेन, मालगाड़ी की बात कर लेते हैं, जो ट्रेन है हमारे पास वो बहुत धीरे धीरे चलती है। तो आप क्या देखते हैं, ये ट्रेन कितना बड़ा है जो ये ट्रेन जल्दी पास ही नहीं हो रही है। लेकिन अगर वही मालगाड़ी अगर 200-300 की स्पीड से चले तो वो जट से पास से आपके निकल जाती है और आप कहते हो ओह बहुत जल्दी चला गया, बहुत कम साइज था इसका। आप बता नहीं पाए ना। अगर ये तो नॉर्मल 200 की स्पीड से चली होगी तब की बात है, लेकिन अगर वो लाइट की स्पीड से जब चलती है तो उसकी लेंथ में कमी आ जाती है। तो हम इसीलिए हम क्या बोलते हैं, रॉड वगैरह ये सब चीज़ें नहीं लेते हैं। वेल डिफाइंड होना चाहिए, कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी कन्वीनियंट साइज, उसकी साइज जो है नॉर्मल होना चाहिए, जो डे टू डे लाइफ में हम मेजरमेंट करते हैं। ऐसा नहीं जो आप कोई अब हम स्टैंडर्ड बना दिए 1 मीटर, छोड़ नहीं बना के हम बना दिए 1 किलोमीटर। अब आप उसको कोई भी चीज़ नापना है तो आप 1 किलोमीटर लेकर जाएंगे। अब 1 किलोमीटर बड़ा होता है, बैग में रख के ले जाएंगे तो ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा इन द सेंस बड़ा होता है। तो कन्वीनियंट साइज होनी चाहिए, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। रॉड का एग्जांपल ले लिए हैं हम, वो इजीली रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए। रिप्रोड्यूसेबल का मतलब है आप एक से दूसरे बना सकते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। रिप्रोड्यूसेबल, रिप्रोड्यूस हम कर सकते हैं। इम्प्रेसिबल होना चाहिए। इम्प्रेसिबल का मतलब है जो एक बार जो चीज़ बन गई वो कभी ख़त्म ना हो, उसी को हम इम्प्रेसिबल बनते हैं। और इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी हमको कोई भी दिक्कत ना हो। और इतने सारे चीज होने के बाद इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जो हाँ उसको पूरा दुनिया में अधिकतम लोग फॉलो करते हैं, इंटरनेशनली वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। उसी में हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली हम एक दो तीन ही के बारे में बात करते हैं। एक हमारे पास सीजीएस सिस्टम है जो कि फ्रांस में यूज होती है। अब सीजीएस सिस्टम में हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं, मास को ग्राम में मेजरमेंट करते हैं और टाइम को हम सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। एक हमारे पास एफपीएस सिस्टम है। एफपीएस सिस्टम में हम लेंथ को फुट में मेजरमेंट करते हैं। ये जो ब्रिटिश लोग हैं, ये ब्रिटिश लोग इसको फॉलो करते थे। और लेंथ को फुट में मेजरमेंट करते हैं और 1 फुट इज इक्वल्स टू 0.3048 मीटर होती है। और यहाँ पे अधिकतम सारे बुक में लिखा है जो मास को हम मेजरमेंट करते हैं पाउंड में, ये सही है, मास को हम पाउंड में मेजरमेंट करते हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, हम वेट को मेजरमेंट करते हैं पाउंड में। क्यों? क्योंकि 1 पाउंड जो है ना, वो किसके बराबर होता है, जिसके पास मास 0.4536 केजी होती है, उसको हम बोलते हैं 1 पाउंड। तो एक्चुअली में पाउंड जो है वो वेट का यूनिट है। पाउंड हमारे पास वेट की यूनिट है, उसमें मास होती है 0.4536 केजी। और यहाँ पे हम लिख भी चुके हैं, 1 पाउंड इज इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ अ बॉडी हैविंग मास ऑफ 0.4536 केजी। इन एफपीएस सिस्टम यूनिट ऑफ पाउंड इज द यूनिट ऑफ वेट, मास नहीं होती है। द यूनिट ऑफ मास इन एफपीएस सिस्टम इज स्लग, और 1 स्लग इज इक्वल्स टू 14.5939 केजी हमारे पास होती है। तो यहाँ बहुत से सारे लिखे होते हैं, मास को हम पाउंड में मेजरमेंट करते हैं, लेकिन 1 पाउंड जो है वो हमारे पास इतने मास के बराबर होती है, लेकिन यूनिट हमारे पास ये है। नेक्स्ट है हमारे पास एमकेएस सिस्टम। इसी को बाद में चल के एसआई वाले ने इसको फ्रेंच में बोलते हैं सिस्टमे डी इंटरनेशनल, ऐसे ही कुछ इनका नाम है, उतना हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम एसआई सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं और यही यूनिट पूरे दुनिया में फॉलो किया जाता है। लेंथ को हम मीटर में मेजरमेंट करते हैं, मास को हम किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं और टाइम को
हम सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास था मेजरमेंट, फिजिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल यूनिट, और कुछ हमारे पास उसके सिस्टम्स, जो हम कौन कौन से सिस्टम की हम बात करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, हम 1 मीटर या 1 kg या 1 सेकेंड हम किसको बोलते हैं, तो हम इसको इरेज करते हैं और हम बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मीटर। मीटर को कैसे डिफाइन किया गया है, तो अब हम बोलते हैं जो द डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम 1/299,792,458 सेकेंड, इतना सेकेंड लाइट को ट्रैवल करने में लगती है, उसको हम 1 मीटर बोलते हैं। क्यों ऐसा किया गया इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ डेफिनेशन लिखा गया है। अब इसको हम निकालते कैसे हैं, हम जनरली हम फार्मूला जानते हैं, बेसिक फार्मूला होती है हमारे पास स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारे पास। तो जब हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है। अब स्पीड तो हमारे पास लाइट की कितनी है, हमारे पास लाइट की स्पीड है उसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सब जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है ये हमारे पास एक्यूरेट डेफिनेशन है। तो स्पीड होती है लाइट की एकदम एक्यूरेट 299,792,458, और टाइम जो है हमने ये वाला टाइम लिया है 1/299,792,458 इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, इससे और ये इससे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो हमारे पास 1 मीटर आया। तो इस जो साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने इसी वजह से इतना सेकेंड इन्होंने लिया। सर हम 1 सेकेंड ना ले सकते थे, इफ अगर हम टाइम को अगर 1 सेकेंड अगर ले ले 1 सेकेंड ले ले तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, जब अगर टाइम को 1 सेकेंड ले लेंगे तो इससे इसी फार्मूले में हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड तो हमारे पास 299,792,458 हमारे पास होंगे, और यहाँ टाइम आपने ले लिया है 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड, बहुत सारे स्टूडेंट को होंगे सर ये कैसे सेकेंड वगैरह आ गया। देखिए ये स्पीड है तो यानी कि ये मीटर पर सेकेंड हुआ, ये हमारे पास 1 सेकेंड है, तो जैसे ही सेकेंड से कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो मीटर आएगा वो आपके पास 299,792,458 मीटर आ जाएंगे, और ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इस वजह से जो साइंटिस्ट है उन्होंने 1 सेकेंड नहीं लिया, क्योंकि अगर 1 सेकेंड ले लेते तो ये इतनी बड़ी वैल्यू बन जाती। तो उन्होंने क्या सोचा, हम क्यों ना करते हैं 1/, हम इतना सेकेंड ले ले, इतना सेकेंड में जो लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसी को हम यहाँ क्या बोल दें, हम मीटर बोल दें। ठीक है, तो ये हमारे पास मीटर आ गया। तो इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी रेंज होती है, हम अभी तक फिजिक्स में जहां तक पढ़ चुके हैं, रेडियस ऑफ प्रोटॉन 10⁻⁻15 मीटर से लेकर अभी तक जहां तक हम ऑब्जर्व कर चुके हैं फिजिक्स में 10⁻15 से लेकर 10⁻26 मीटर तक, तो हम टोटल रेंज हम पढ़ते हैं 10⁻41 मीटर तक हम लेंथ की स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है किलोग्राम। किलोग्राम इससे पहले जो डिफिनेशन थे हमारे पास, जो प्लेटिनम इरेडियम का कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया था पेरिस फ्रांस में, और उसी ऑब्जेक्ट से हम सारी चीज मेजरमेंट करते थे, लेकिन वो क्या है ना, वो उतना प्रिसाइज नहीं था, क्योंकि ये हमारे पास मास से ही एक ऐसा डिफिनेशन थे इसके पहले 2019 के पहले, जो एटॉमिक लेवल पे डिफाइन नहीं किया गया था। फिर उन्होंने बाद में 2019 में इसको एटॉमिक लेवल पे डिफाइन किया गया। मास कैन बी डिफाइंड यूजिंग प्लैंक कांस्टेंट। ये प्लैंक कांस्टेंट ना बहुत बड़ी है, ये जब आया ना उसके बाद हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स आ गए। अब कहानी वहानी में क्यों ही जाए, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर बात कर रहे थे। अब बात कर रहे थे तो कहानी है, हम बता रहे हैं, आपको पता नहीं, समझ में नहीं आएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू किया
तो एनर्जी बढ़ने लगी, मतलब एनर्जी ताकत बढ़ने लगी, और फ्रीक्वेंसी को कम करना शुरू किए तो उनकी जो है एनर्जी कम होने लगी। तो एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो था ना, वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये एनर्जी और ये फ्रीक्वेंसी का अगर हम ग्राफ बनाएं तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट उनका कुछ इस हिसाब से ऐसे बन रहा था। लेकिन जब मैथमेटिकल बात कर रहे थे तो मैथमेटिकल में क्या हो रहे थे, जो उनका ये रिजल्ट मुड़ ही नहीं रहा था, मतलब ये सीधा सीधा जा रहे थे। तो उन्होंने एक वैल्यू लिया h इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। उन्होंने ये इतनी वैल्यू ली। अब इतना वैल्यू लेने से उनकी क्या है ना, ये वाली जो है ये बेंड हो गई। तो उन्होंने उसकी उस समय उनके पास डिस्क्राइब नहीं थी जो हम ये कैसे लाए हैं और क्यों लाए हैं। बस उन्होंने बता दिया जो देखो इतना हम वैल्यू रखे हैं तो ये हमारे पास बेंड हो गई है। अब उन्होंने कहा बाद में कोई साइंटिस्ट वगैरह आएंगे तो इसको हम डिस्क्राइब वो खुद करेंगे, हमको नहीं पता है। लेकिन बाद में पता चला जो ये मैक्स प्लैंक ये बहुत बड़ी यूनिट, बहुत बहुत इतना है जो यहाँ से हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स आ गए हमारे पास। इसके बारे में जब आप लोग हायर क्लास में जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, h हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, m हमारे पास मास है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास हमारे मास ऑन ऑब्जेक्ट, c जो है आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे लेमडा जो है ये हमारे पास वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ कोरोस्पोंडिंग फोटोन। ठीक है, तो मास को ऐसे डिफाइन किया गया और इसको बाद में जाके 2019 में इसको इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट के कैटेगरीज में डाल दिए गए। तो यहाँ पे हम टोटल इसका रेंज कितना है, हम मास के लिए बात करेंगे। मास के लिए इसका रेंज कितना है हमारे पास, इसकी रेंज है हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर -30 kg। और उसके बाद मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, मास ऑफ एन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के लिए हम यूनिवर्स हमारे पास 10 की पावर 55 kg है। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे टोटल मास हमारे पास कितना आ रहा है, टोटल मास हमारे पास 10 की पावर 85 kg। तो 2019 के बाद क्या हुआ, जो मास को भी कैटेगरीज में डाल दिया गया, यानी कि मास भी अब हमारे पास एटॉमिक लेवल पे डिफाइंड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंड। सेकेंड को कैसे डिफाइन किया गया, देखिए एक हमारे पास सीजियम एटम होते हैं और सीजियम एटम जो है वो वाइब्रेट करते हैं, और वो वाइब्रेट करते हैं, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वो अपने वाइब्रेशन जब कर रहे होते हैं तो रेडिएशन इमिट करती है। तो वो कितना वाइब्रेशन करती है, वो एक बार में 9192631770 टाइम्स वो वाइब्रेट करती है। तो हम उसको बोलते हैं 1 सेकेंड। ये इतना प्रिसाइज है जो इसका कोई जोड़ नहीं। ऐसा हम क्यों करते हैं, हम क्यों इतना प्रिसाइज यूनिट लेते हैं। मान लीजिए आपको अगर स्पेस में कोई रॉकेट भेजना है और आपने यहाँ से डिसाइड कर लिया है जो यहाँ से हमें मार्स पे जाने में जितना दिन लगे, मान लीजिए मानने में कुछ नहीं जा रहा है, हम मान ले रहे हैं अप्रॉक्स, हम बोल रहे हैं 3 मंथ लगेंगे। तो उस हिसाब से आप टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन आपने जो टाइम कैलकुलेट किया है सारा सिस्टम में फिट कर दिया, अच्छा 3 महीने में पहुंच जाएंगे, और 3 महीने के बाद इसको घुमाना है, हमको लैंड करना है। लेकिन अब क्या हुआ, आपने जो टाइम अपने डिफाइन किया है वो उतना प्रिसाइज नहीं है। हो सकता है वो 3 महीना ना, वो 3 महीना 1 दिन में पहुंचे,
तो फिर आपका सारा का सारा कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, लैंड करने के चक्कर में वो क्रैश हो जाएगा हमारे पास। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज़ को हम एटॉमिक लेवल पे डिफाइन करते हैं, जो हमें बाद में चल के कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास ना हो। टाइम है, टाइम जो है हम कहाँ से कहाँ तक स्टडी करते हैं, जो लाइफ है अनस्टेबल पार्टिकल की, लाइफ अनस्टेबल पार्टिकल की 10 की पावर -24 सेकेंड से लेकर हमारा जो एज है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का, वो 10 की पावर 17 सेकेंड है, और टोटल रेंज जब हम देखते हैं तो 10 की पावर 41 सेकेंड है। तो ये हमारे पास लेंथ को कैसे डिफाइन किया गया है, मास को कैसे डिफाइन किया गया है, और हमारे पास टाइम को कैसे डिफाइन किया गया है, ये हमने देखा। नेक्स्ट हम अब जो बात करते हैं वो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है, और उस प्रैक्टिकल यूनिट में हमारे पास जो जनरल जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हमारे पास होते हैं, इसके अलावा भी कुछ कुछ प्रैक्टिकल यूनिट आती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ना हमारे पास बहुत अब अब हम कुछ अब हम सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में क्या, अब देखिए, अब हमने तो मीटर को तो डिफाइन कर दिया है, लेकिन ऐसा थोड़ी है जब हम छोटे से छोटे, अगर आपको मान लीजिए अगर सोना खरीदना है, ठीक है, तो जब सोना आप खरीदने जाएंगे तो आप उसको केजी में थोड़ी बोलेंगे, आपको तो केजी में नहीं चाहिए, आप कितने, आप मिलीग्राम बात करेंगे, माइक्रोग्राम बात करेंगे, तभी ना बोलेंगे आपको। तो इसीलिए क्या होता है ना, जो हम बड़े यूनिट तो हमारा है ऐसा यूनिट में, लेकिन हम छोटे यूनिट के भी हम अपने सिचुएशन के हिसाब से हम मेजरमेंट करते हैं। तो वही में हमारे सबसे फर्स्ट में आता है फर्मी। फर्मी जो है वो हम न्यूक्लियर साइज जो है वो मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। 1 फर्मी हमारे पास कितना होता है, 1 फर्मी हमारे पास 10 की पावर -15 मीटर हमारे पास होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है, हम ए के ऊपर 0 लगा देते हैं तो इसकी एक सिंबल है एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, और ये होते हैं हमारे पास 10 की पावर -10 मीटर। एक्चुअली में ये एंगस्ट्रॉम जब हम ये बात करते हैं तो हम लाइट की जो वेवलेंथ हमारे पास होती है उसके लिए हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नैनोमीटर। नैनोमीटर हम किसके लिए बात करते हैं, जो हमारे एटम वगैरह होती है ना, बड़े बड़े एटम हो गए, जैसे या मान लीजिए 4-5 एटम हो गए, या फिर 10-20 हज़ार एटम हो गया, तो जब हम उसके लिए बात करते हैं, जो एक छोटी सी साइज के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे हम नैनोमीटर का यूज करते हैं, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू हमारे पास 10 की पावर -9 मीटर होती है। उसके बाद नैनो सेकेंड। देखिए, ये जो हमने लिखा है, जो वेवलेंथ मेजरमेंट करते हैं, न्यूक्लियर साइज मेजरमेंट करते हैं, लार्जेस्ट एटम के बारे में बात करते हैं, ये हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं। हाँ, अप्रोक्स है, हम करते हैं, लेकिन ये हम आपको आइडिया दे रहे हैं जो इतने टाइम में इतना चीज़ें होती है, ठीक है। ये हमारे पास नैनो सेकेंड, जो लाइट जो है ना उसको ट्रैवल करने में 0.3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उसको हम नैनो सेकेंड बोलते हैं। तो 1 नैनो सेकेंड जो है हमारे पास कितना होगा, 10 की पावर -9 सेकेंड। उसके बाद आता है माइक्रोमीटर। ये जो माइक्रोमीटर है ये हम बायोलॉजी में यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या होता है ना, बैक्टीरिया की साइज़ को मेजरमेंट करना होता है, सेल्स के बारे में हमको बताना होता है, तो हम ये चीज़ ज़्यादातर हम बायोलॉजी में यूज़ करते हैं। और 1 माइक्रोमीटर जो है हमारे पास, वो 10 की पावर -6 मीटर हमारे पास होती है। माइक्रोग्राम जो है वो बहुत स्मॉल डस्ट पार्टिकल का हिस्सा हो सकते हैं। हम ये सारे के सारे आपको एवरेज बता रहे हैं, जो इतना मतलब इतना छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती है हमारे पास। माइक्रोग्राम कहने का मतलब 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल्स टू 10 की पावर -6 ग्राम हमारे पास होती है। माइक्रो सेकेंड, अब देखिए बहुत सारे इंसान होंगे सर कहेंगे जीएम नहीं लिखे, भाई जी भी लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रो सेकेंड जो है, टाइम फॉर स्पेस स्टेशन टू मूव 8 मिलीमीटर, यानी कि हम माइक्रो सेकेंड जब बात करते हैं ना, तो उतने में क्या होता होगा,
उतने में जो हमारा स्पेस स्टेशन है वो 8 मिलीमीटर खसक जाते हैं। तो ये माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल्स टू 10 की पावर -6 सेकेंड हमारे पास होती है। मिलीमीटर, मिलीग्राम और ये सब जो है छोटे यूनिट के लिए आ गए हमारे पास। डायमीटर ऑफ बॉल पॉइंट हमारे पास हो सकते हैं, तो 1 मिलीग्राम, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 मीटर हमारे पास होती है। ये हमारे पास स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट थे, लेकिन कुछ हमारे पास बड़े यूनिट भी होते हैं। एक पैरसेक भी होता है जो कि हमने यहाँ नहीं लिखा है। एक हमारे पास लाइट ईयर होती है। लाइट जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक साल में, उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। जो लाइट एक साल में कितना दूर ट्रैवल करेंगे उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। तो वो हम कैसे लिखते हैं? लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना चलेगा ये? 365 दिन 25, यानी कि ये 25 हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको पता है जो एक साल में अर्थ जब रोटेशन चक्कर लगाती है सन की, तो वो हमारे पास 365 दिन 0.6 घंटे लगते हैं। तो एक घंटे को अगर हम एक दिन को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 आता है। तो 1/4 इसीलिए हम यहाँ 25 लिखे। उसके बाद हमारे पास 24 आवर, इसके बाद 60 मिनट, उसके बाद हमारे पास 60 सेकेंड। ये सेकेंड से ये वाला सेकेंड हमारे पास कैंसिल आ गए। तो हमारा जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास रिजल्ट आएगा 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर हमारे पास, यानी कि 1 लाइट ईयर आपके पास इतना होती है। एक आता है हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हम किसके लिए बात करते हैं? अर्थ और सन के बीच के जो मीन डिस्टेंस होते हैं, अर्थ और सन के बीच का मीन डिस्टेंस होते हैं। लाइक जैसे ये हमारे पास सन है और ये हमारे पास अर्थ है, इन दोनों के ये मीन डिस्टेंस है, इसी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास होता है 1.96 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये जो है हम आपको अप्रॉक्स वैल्यूज लिखे हैं, यानी कि अप्रॉक्स वैल्यूज ये हमारे पास इतना हमारे पास होती है। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, क्वेश्चंस भी लिख लेते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस में हमारे पास क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी लाइट ईयर आर देयर इन 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर हमारे पास होते हैं। तो हमें पता है जो 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू हमारे पास 9.467 इंटू 10 की पावर 15 मीटर हमारे पास होती है। ठीक, तो 1 मीटर में हमारे पास कितने लाइट ईयर होते हैं? तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 लाइट ईयर, ये वाला हिस्सा को हम इधर ले आएंगे तो आप इसको ऐसे ही 1 लिख सकते हैं। इतने वाले हिस्से को आप इधर ले आएंगे, 9.467 इंटू 10 की पावर 15 इक्वल्स टू आप 1 मीटर लिख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा 1.057 इंटू 10 की पावर -16 लाइट ईयर, यानी कि 1 मीटर बराबर हमारे पास 1.057 10 की पावर -16 लाइट ईयर हमारे पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वुड मास 1 kg, यानी कि 1 kg में हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे। 1 kg का मास दिया आपको और हमने बोला जो बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दूसरे के लिए सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होती है। ठीक और हमारे पास मास दिया ही है, ये हमारे पास 1 kg है। इसी को हमें क्या निकालना है? मास ऑफ, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं n मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, ये रहा हमारे पास मास। अब मास के जगह पे हम 1 kg लिख सकते हैं
और ये वाला इधर डिवीजन में आएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 9 पॉइंट, यहाँ n रहने देते हैं, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये kg से ये कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास 1.1 इंटू 10⁻30 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये आपके पास आएंगे। तो 1 kg में हमारे पास इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज योर लाइफ स्पैन इज 56 ईयर, इन द हार्ट बीट वंस इज 0.8 सेकेंड, फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स योर हार्ट वुड हैव बीटन इन योर एंटायर लाइफ टाइम। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं और इसके लिए हम आपको बता देते हैं, जो आप यहाँ टाइम दे रखा है सोल्यूशन नंबर 3, टाइम आपके पास है 56 ईयर, है ना। टाइम 56 ईयर्स है आपके पास और टाइम पीरियड है एक बार हार्ट बीट होने में, टाइम पीरियड है आपके पास एक बार हार्ट बीट होने में 0.8 सेकेंड। तो इसके पूरे लाइफ में कितना बार हार्ट जो है वो बीट किया होगा। ठीक, तो छोड़ दें या सॉल्व कर दें? सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास 56 ईयर को आप सबसे पहले सेकेंड में कन्वर्ट करिए। 56 इंटू आप 365.25 इंटू 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए। उसके बाद आपके पास टोटल आपके पास दिया ही है, आप एक बार कितना हो रहा है 0.8 सेकेंड लग रहा है, तो नंबर ऑफ पीरियड आपके पास निकल जाएगा। आप ये सॉल्व करके आप कमेंट में बता दीजिएगा, जो उसके पूरे जीवन काल में कितना बार उसके हार्ट जो है वो बीट हुआ होगा, कितना बार हार्ट बीट हुआ होगा। उसके आंसर है आपके पास, आंसर की बात करें तो 2.2 इंटू 10⁹ टाइम्स आपके पास होंगे। तो देखिए नॉर्मली है। फाइनली ये हमारा 4th चैप्टर जो है, 4th लेक्चर को मैंने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायमेंशन के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।